नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जाप कार्यालय के बाहर। यहां पे कुछ ही देर में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। आइए सुनते हैं। पहले इन्होंने देश को गुलाम करने की कोशिश की गई, जो गुलामी की ओर बढ़ चुका है देश। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना वायरस। एक तो पहले यह समझने की जरूरत है, लगभग हमारे देश में 85% लघु किसानों लंबे समय तक इनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। जो अध्यादेश बड़ी कंपनियों के द्वारा कृषि उत्पादकों की कालाबाजारी के लिए लाया गया, कंपनियों और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदाम में कृषि उत्पादकों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। किसान पूरे देश का आज खड़ा है और इस बात पर कंप्लीट है कि बदलाव से कालाबाजारी घटेगी नहीं, बढ़ेगी और जमाखोरी बढ़ेगी। जो सबसे ज्यादा असर मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगुनी करने का वादा इन्होंने किया था, लेकिन ये काला कानून किसान खेतिहर मजदूर की आर्थिक शोषण के लिए इससे बड़ा ये जमींदारी का नया रूप। और मोदी जी का कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे, उसमें 10-12 लोग हैं और मोदी जी के कारण कृषि मंडी हटी और देश की खाद्य सुरक्षा मिटी। ये जो नारा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से बड़ी कंपनियों को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक भाई आपको बताएंगे, जो अध्यादेश लाया गया है, ये पश्चिम मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है। लेकिन सरकार भूल जाती है कि किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जनसंख्या अनुपात पश्चिम देशों से अलग है। हमारे यहाँ खेती किसानी जीवन यापन करने का साधन वह पश्चिम देशों की व्यवसाय से है। 2006 से एएमपीसी नहीं है और इसके कारण होता है कि व्यापारी बिहार से सस्ते दाम पर खदान खरीदते हैं और उसी चीज को पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी मंडियों का जाल बिछा हुआ है। यदि सरकार इतना ही किसानों के हित को सोचती है तो उसे एक और अध्यादेश लाना चाहिए जो किसानों की एमएसपी के कानून अधिकार दे दे, जो यह सुनिश्चित करेगा कि एमएसपी के नीचे किसी से खरीद नहीं होगी और इसमें किसानों का हौसला बुलंद होगा। किसान विरोधी सरकार से देश प्रदेश बचाना ये जन अधिकार पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता। वैसे तो अकाली दल जब अध्यादेश आया था तो ये विरोध नहीं किया था। क्यों उस वक्त अकाली दल ने विरोध नहीं किया? अब एनडीए के सहयोगी जो अकाली दल है, खास संसद हरपिंदर कौर इस्तीफा जो दिया, जिसे विशेषज्ञों के मामले में देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि सरकार सुधार कर रही है। अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में पहले ही लागू, बावजूद इसके वहां के किसानों की आय कमी आई है। 1960 के दशक से किसानों की आय में गिरावट आई। इन वर्षों में यहाँ पर अगर खेती बची है तो उसके वजह से बड़े पैमाने पर सब्सिडी के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता, जबकि भारत में सब्सिडी किसानों के लिए बिल्कुल खत्म है और नहीं के बराबर है। अब आप ये बताइए, भाजपा और एनडीए की सरकार खेती को अमीरों के हाथ गिरवी क्यों रखना चाहती है? ये शोषणकारी विधेयक क्यों? ये किसके कारण से षड्यंत्र रची गई? एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियों को धीरे धीरे खात्मे की ओर क्यों? अब भविष्य में किसानों के ऊपर उचित दाम पर छीना जाएगा और अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। इस कानून का हम सब, हमारी पार्टी सख्त विरोधी है और इस पर आंदोलन का निर्णय लिया गया है हर परिस्थितियों में। उसमें बहुत ही क्लियर है, जो
कृषक उपज और वाणिज्य बिल 2020 लाया गया है, सेवा कर विधेयक। तो इसके पहले भूमि अधिग्रहण बिल पर हाईकोर्ट नहीं मची थी, जो उसी वक्त इन्होंने गहरी साजिश रच लिया था पूंजीपतियों के हाथ में भूमि बिल देने के लिए। और इनकी साजिश आज से नहीं चल रही। और ऐसे समय में जब चाइना का बॉर्डर डिस्टर्ब है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका डिस्टर्ब है, कोरोना के कारण पूरा देश डिस्टर्ब है, कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कोई आंदोलन नहीं हो सकता, इसके बावजूद किसान आज मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। पुलिस गोली और डंडे चला रही है। हरियाणा और पंजाब के किसान कंप्लीट मरने की तैयारी कर चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार के किसानों की जिंदगी कमर तोड़ दी। ना तो बाजार समिति है, एमएसपी की स्थिति यह है कि शायद आप सोच नहीं पाइएगा कि पिछले वर्ष बिहार में 1200-1300 के भाव में बेचना पड़ा चावल, धान, और पंजाब हरियाणा में 1600 से 1900 में ये बिका। और ये नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बिहार को गरीब करने के पीछे इनकी भूमिका, किसानों को मारने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही बिहार की। और इस पर कोई स्थिति बोलने वाली नहीं रही। इसीलिए हमारी पार्टी कल 20 सितंबर को रविवार को सभी जिला मुख्यालय पर पुतला दहन करे प्रधानमंत्री जी। 21 सितंबर को 21 से 25 सितंबर 2020 तक किसान विरोधी नीतियों का पोल खोल नुक्कड़ सभा। 26 सितंबर को 2020 को संध्या में जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस। और 27 सितंबर 2020 को रविवार के दिन बिहार बंद। किसान विरोधी और इतने बड़े काला कानून जो कंप्लीट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने जमींदारों के हाथ में पूरे देश को गुलाम और किसानों को बेचने का निर्णय जो लिया है वो बहुत गलत है। इसीलिए हमारी पार्टी ये कंप्लीट रूप से कल पूरे बिहार में हम लोग पुतला दहन करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर अगले रविवार को हम लोग मशाल जुलूस, 27 को बिहार बंद, और एक सप्ताह लगातार इस काला कानून के खिलाफ नुक्कड़ सभा होगी। सरकार इस अध्यादेश को वापस ले, अन्यथा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 6 साल के बाद बिहार से आपका प्रेम बढ़ा है और वो प्रेम लगातार 5 दिनों से आप अपनी कोई बात बिहार के बारे में नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक कैंपेन चलाई, तरक्की दिखती है। यह अपने आप में कितनी हास्यास्पद नारे हैं बिहार की। अपनी बातों को चमकाने में फूल गिरना, जनता का लॉलीपॉप देना, ये इलेक्शन नजदीक आने हड़बड़ी में उनके उद्घाटन की घोषणा, 15 साल के कुशासनी शासन का बुरा नतीजा, पुराने शासन में दोषी ठहरा देंगे। जब 15 सालों में पहले ही सब कुछ करना था तो फिर 15 साल की जनता आपको कुर्सी क्यों दी? कुल किशनगंज के गोबाबारी में 1 करोड़ 41 लाख की पुल बह गई। 260 करोड़ की लागत से 70 घाट महासेतु बह गई। 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्मित बंगला घाट खत्म हो गई। भागलपुर में 1000 करोड़ की लागत से निर्मित टूटबंध घटना टूट गया। अब तरक्की किसको कहते हैं? 26वां नंबर पर बिहार है और 27वां 25वां नंबर पर भूख में बिहार है।
और मजदूर स्किल के बगैर फिर वापस आ रहा है। एक भी रोजगार बिहार में नहीं है और कंप्लीट रूप से बिहार पूरे भारत में उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे खतरनाक मोड़ पे है। नीतीश कुमार जी से यदि पूछा जाएगा तरक्की का राज, तो मैंने बार बार कहा नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करिए, 60 घोटाले का क्या हुआ। नीतीश कुमार जी आप घोषणा करिए, आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार जानना चाहती है साफ शब्दों में। आज उन्होंने लॉन्च किया है तरक्की। ये लॉन्च कितना हास्पद है उस पर आज ही उनका लॉन्च हुआ। तो तरक्की में बिहार हेल्थ से लेके एजुकेशन और रोजगार से लेकर के किसान और मजदूर की स्थिति और नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट और उनकी एक एक पोल खोल के रख दी। और नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद इनके पास कहने के लिए तरक्की का क्या बचता है। तो मैं चैलेंज करता हूं नीतीश जी को, नीति आयोग के रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, पहले उसका जवाब दे दीजिए और तब अपनी तरक्की खोलिएगा। बस मेरा दो ही आज आग्रह था, चूंकि परसों एक बड़ा अध्यादेश देश के किसानों की जिंदगी को खत्म करने की और दूसरा तरक्की बिहार के बारे में, ये दोनों इशू महत्वपूर्ण थी। और हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो मैं आपको बताया, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या प्रावधान किया? मेरी सरकार बनेगी तो किसानों की पूरी खरीदारी हमारी सरकार खुद करेगी। निजीकरण पे आपका क्या है? कौन निजीकरण? मिलने वाला उसमें आपका क्या है? निजीकरण का तो सबसे बड़ा विरोध है। हमारी सरकार आते ही 1 साल के अंदर अनुमंडल पर सरकारी टोटल हर अनुमंडल पर सरकारी खाद भंडारण बनाएंगे 1 साल के अंदर। और लगभग जो बाजार समिति खत्म कर दी गई है उसका पुनर्जीवित करके अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बाजार समिति को मजबूत किया जाएगा। लेकिन लागत के अनुसार मूल्यों यूएसपी के तहत किसानों की पूरी खरीदारी सरकार करेगी और बाजार को सरकार देगी। हम प्राइवेट हाथों में किसानों की खरीदारी नहीं रहने देंगे और इस कानून का हम सख्त विरोध करेंगे। हमने पहले भी कहा 2 कानून का हम विरोधी रहेंगे। हमारी सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया हुआ न्यू एजुकेशन बिल को हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और यह काला कानून लागू नहीं होगा हर परिस्थिति। कोई भी निजीकरण भारत सरकार राज्य पर नहीं थोपेगी और न ही हम आने को बांधोगे। इसीलिए जो वो काला कानून लाते जा रही है और अपने 5-6 मित्रों को जिंदगी देने के लिए एकदम कमिटेड है और भारत को कंप्लीट खत्म कर देने की तैयारी, पूंजीवाद व्यवस्था लाने की तैयारी, उसमें इस दोनों का विरोध फर्स्ट दिन आएंगे तो सबसे पहला विरोध इस दोनों सभा जी। कौन सी का? बिहार सरकार ने कृषि भवन का उद्घाटन किया है। भैया अभी 30% बना नहीं, बस टर्मिनल का उद्घाटन
कृषि भवन से किसानों को क्या लाभ? और उस कृषि भवन से किसानों को लाभ थोड़ी है, उसमें चोर लोग बैठेंगे, चोर लोग, और किसानों का पैसा लूटेंगे और अपना घर भरेंगे। क्या ये नीतीश कुमार से पहला सवाल है कि अगले साल जो आपने वादा किया था और जो जो उद्घाटन किया, आज तक उसका आप श्वेत पत्र नहीं लाए, वो वादा का क्या हुआ? और आज हर चुनाव में ये उद्घाटन करते हैं, आजीविका दीदी और हर चीजों को ये लॉलीपॉप देते हैं। इस बार बिहार का यूथ और संविदा और नियोजित पर रहने वाले जो लोग हैं, मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 3 महीने के अंदर नियोजित और संविदा को हम नियमित करेंगे और उसको वेतनमान करेंगे। और ये कंप्लीट, ये मेरा शुरू से है, संविदा और नियोजित पर बिहार में कुछ नहीं होगा जोगी की तरह और नीतीश कुमार की तरह चोर चोर मोशेरे भाई, कुछ नहीं होगा। किस चीज का? ये पॉजिटिव लोगों से मिलना जुलना है क्या? हर जिंदगी सब पॉजिटिव हो गया और हम साढ़े 6 महीना से बोल रहे हैं, ये जुमला है। पटना के बाहर में 19 दिन घरे घर जाना जुमला है। कोरोना वायरस में 16 करोड़ रुपया हर घर तक पहुंचाना जुमला है। कोटा से बच्चों को लाना जुमला है। बाढ़ में बिना मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री के हर गांव जाना जुमला है। बिना एमएलए एमपी के जब हर घर तक पहुंचना आपको जुमला लगता है, राज्य की जनता तो फैसला जनता को करनी है। और हम हाई कोर्ट के एफिडेविट के साथ आ रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा कि इतने दिनों के अंदर यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरा रिजनेशन स्वतः स्वीकार किया। महामहिम के द्वारा किसानों को सिंचाई की भी समस्या आ रही है, उस पर आप क्या करेंगे? समय आने दीजिए। 15 सालों में सिंचाई की कोई एक इंच व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सरकार के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया बढ़ते जा रही है। सिंचाई फ्री करेंगे किसानों को, चिंता मत करिए। चुनाव जैसे सिंचाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, उद्घाटन जारी है, किसी न किसी होते जा रहे किस कुमार के तो मनोरंजन है। भैया ये 71 साल में जुमलेबाजी की हद कर दी नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार जी के लिए तो ये मनोरंजन का साधन है। 4.5 साल ये इस्तेमाल करते हैं, बिहार की जनता को मारते हैं, लाठी चलाते हैं और अंत में 1 महीना ये मनोरंजन करते हैं। जैसे वाल्मीकि नगर में मनोरंजन होता है सारे सरकार का, वैसे ही मनोरंजन जनता के साथ राज में करते हैं ये चुनाव में। जब बात कर रहे बहने तो कहा मनोरंजन का साधन है। एक भी 6 लेन नहीं, एक भी 8 लेन नहीं, सारा एनएच टूटा हुआ, सारा पैसा वापस ले लिया। एक पुल जो टूट गया गंदे भवन बना करके बना बनाया पुल। टोटल जो विश्व बैंक का फंडिंग था, एक भी एजुकेशन नहीं। और उनकी एजुकेशन में सीधा चिट्ठी है उनके महाजन का कि 72% बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं। 10th से निकलने वालों की संख्या बिल्कुल 0 पे है। तो क्या बोले, किसका जवाब दें? सेंट्रल स्कूल का रिपोर्ट आया कि 64% बच्चे को एजुकेशन नहीं है। मैडम सेंट्रल स्कूल का फैसला आया है 64% बच्चे को एजुकेशन बिहार में नहीं है। नहीं हो रहा। भैया आप किसका नाम लेते हैं बिना पेंडिंग का लोटा? अनुकंपा पर जीने वाला आदमी, इसका नहीं जवाब दीजिए। इस कोई नाम मत लीजिए, उनके बारे में कुछ नहीं है। सर मेरा सवाल है सर, यंग जनरेशन बिहार के एजुकेशन एक तो काफी जी, पूरा देश की जनता किसान सड़कों पर वो भरम फैला रही है, तो इसका मतलब है भारत के किसानों को बीजेपी पैर की धूली समझता है और वो गाली का हिस्सा। यदि भारत के किसान आज और उसी का घटक दल रिजाइन किया है, उसको कहीं नहीं समझा तो उसको समझाएं, भरम फैला रहा है
किसान को ना समझाए, इसका मुंह तोड़ जवाब चुनाव में मिल जाएगा। सर ओवैसी जी कहे 50 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, तो उनकी पार्टी, सबको अधिकार है लड़ने का, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? वो क्या लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे, आप उनकी प्रवक्ता बन जाइए। आप भी गठबंधन कर रहे हैं उनसे? सर समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, सबको चिंता मत करिए। कोई बातचीत नहीं? मेरी सबसे बातचीत हो रही है, सबको बिहार बचाने के लिए हम सबसे बात करेंगे। जब इसमें कहीं कोई बहस नहीं है, कोई बिहार बचाने के लिए सबसे बात करेंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे। हम बीजेपी के हाथ महागठबंधन की तरह नहीं खेलेंगे। भूपेंद्र कुशवाहा को लात मारो, सहनी को लात मारो, मांझी को भगा दो, कांग्रेस को औकात दिखाओ, महागठबंधन को फिनिश कर दो, सीपीआई को औकात दिखाओ, सीपीएम को औकात दिखाओ। हम सबसे बात करेंगे, एकोमोडेट करेंगे, और बिहार बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी की जिम्मेदारी है, उसको चुनौती में हम लिए हुए हैं। हमको कोई परहेज किसी से नहीं है। मेरा सवाल है सर, यंग जनरेशन बिहार के लिए सर, एजुकेशन के लिए बाहर लोग जाते हैं सर, बिहार आते हैं लेकिन फिर भी जॉबलेस है सर, क्या कहेंगे? सर ये सुशील मोदी से पूछिए, केरल से यहाँ नहीं आते, हर जगह से यहाँ नहीं आते, सब पढ़ने बाहर जाते ही कहते हैं कि बिहार के लोगों का मन होता है काम करने का बाहर, तो महाराष्ट्र, केरल और चंडीगढ़ के लोगों का मन क्यों नहीं होता है? तो ये इनसे बड़ा गंदा चरित्र और सोच क्या हो सकता है, इनके बारे में तो पहले ही आप जानते हैं, इसलिए उस पर कुछ नहीं कहना। सुशील मोदी जी कोर है इस बिहार के लिए, और ऐसे कोर को जनता जवाब देगी। ये बी टीम है नीतीश कुमार का, और ये लालू यादव जी के अनुकंपा पर जिंदा रहते हैं और किसी पर नहीं। क्या हम आशा कर सकते हैं कि आप एनडीए में शामिल हो सकते हैं? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? वही सुशील मोदी का ही सवाल था, उन्होंने कहा है कि लोग घूमने जाते हैं, इसको पलायन ना देखा जाए किसी। सर मेरी सरकार आएगी ना, 90% डिनोसाइड मुद्दे को लाएंगे, और इसको 1 महीने के अंदर लाएंगे। 15% बाहर के लोगों को भागीदारी होगी रोजगार में, 85% बिहारी को भागीदारी देंगे रोजगार में, कोई कम्प्रोमाइज नहीं। क्या पप्पू यादव फिजिकल मोर्चा की ओर जा रहे हैं? पप्पू यादव पहले विकल्प बन गया है, जनता का पहला विकल्प है पप्पू यादव। तो जैसा कि हमने सुना, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को गरीब बनाने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी देश को बेचने में लगे हुए हैं। कल पप्पू यादव जी पुतला दहन भी करेंगे। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।